नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। वक्त हो गया है देश दुनिया का। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। 25वें कारगिल विजय दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कारगिल युद्ध स्मारक पर बहादुर बलिदानियों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद पीएम मोदी ने वॉर मेमोरियल पहुंचकर जवानों को संबोधित किया। पीएम मोदी ने साल 1999 में भारत पाकिस्तान की युद्ध में अपने प्राणों की आहुति देने वाले बहादुर जवानों को याद करते हुए पाकिस्तान पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि कारगिल में असत्य और आतंक की हार हुई थी। इसके साथ ही पीएम ने कहा कि पाकिस्तान ने अपने इतिहास से कुछ नहीं सीखा। पीएम ने बड़े तल्ख अंदाज में कहा कि पाकिस्तान के नापाक मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। पाकिस्तान के पाले हुए आतंकवाद पर पीएम ने कहा कि हमारे जाबाज पूरी ताकत से आतंकवाद को कुचलेंगे। साथ ही पीएम ने यह भी दोहराया कि भारत ने दुश्मन को हमेशा मुंह तोड़ जवाब दिया है। और ये 5 तस्वीरें आपको हम बता रहे हैं, जहां पर पहली तस्वीर कारगिल की है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी, उन्हें सलाम किया। राजनाथ सिंह ने दिल्ली के वॉर मेमोरियल पर पहुंचकर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम भजनलाल ने जयपुर में नमन किया शहीद बलिदानियों को। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। और देहरादून की भी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर शहीदों को राज्यपाल का ये सलाम रहा। तो आज 25 साल हो गए हैं कारगिल विजय दिवस को, और इन 25 सालों में बहुत अलग अलग तस्वीरें देखने को मिली है। पाकिस्तान ने अतीत में जितने भी दुष्प्रयास किए उसे मुंह की खानी पड़ी है, लेकिन पाकिस्तान ने अपने इतिहास से कुछ नहीं सीखा है। वो आतंकवाद के सहारे, प्रॉक्सी वॉर के सहारे अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखने का प्रयास कर रहा है। मैं आतंकवाद के इन सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि उनके नापाक मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। वहीं अग्निपथ योजना के तहत सेना में भर्ती हो रहे अग्निवीरों पर पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष की तरफ से भ्रम फैलाया जा रहा। पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष ने भ्रम फैलाया कि पेंशन खत्म करने के लिए हमारी सरकार अग्निपथ योजना लाई, जबकि सच ये है कि जो आज जवान भर्ती होगा उसके 30 साल बाद पेंशन दी जाएगी। पीएम ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि इन्होंने सेना के साथ धोखा किया। मैं तो हैरान हूं, कुछ लोगों की समझ को क्या हुआ है, उनकी सोच को क्या हो चुका है। ऐसा भ्रम फैला रहे हैं कि सरकार पेंशन के पैसे बचाने के लिए ये योजना लेकर आई है। मैं जरा ऐसे लोगों की सोच से शर्म आती है, लेकिन मैं ऐसे लोगों से पूछना चाहता हूं, जरा कोई मुझे बताए, आज मोदी के शासनकाल में जो भर्ती होगा, क्या आज ही उसको पेंशन देना है क्या? उसको पेंशन देने की नौबत 30 साल के बाद आएगी, और तब तो मोदी 105 साल का हुआ होगा, और तब न भी मोदी की सरकार होगी। क्या मोदी जब 105 साल का होगा, 30 साल के बाद जो पेंशन बचेगा, उसके लिए मोदी ऐसा राजनीतिक है जो आज गाली खाएगा? क्या तर्क दे रहे हैं? लेकिन साथियों, मेरे लिए दल नहीं, देश सर्वोपरि है। कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद रेणुका चौधरी ने भी अग्निवीर योजना को लेकर विवादित बयान दे डाला। उन्होंने कहा कि जिन लड़कों को 4 साल ट्रेनिंग दी जाएगी, सेना के हथियार दिए जाएंगे,
वो इनका मिसयूज भी कर सकते हैं। ये जानते हैं कि 4 साल बाद अगर जो लड़कों को हमने ट्रेनिंग किया, हाथ में हथियार दिए, जो हमारा ट्रेनिंग बेसिस कहाँ है सबकी जानकारी हो जाती है, 4 साल बाद उनको वेला छोड़ दिए, उनके घर में माँ बीमार है तो उनको तनख्वाह नहीं है इलाज करवाने, बच्चों को पढ़ाने की तनख्वाह नहीं है, तो फिर वो बच्चे कहाँ जाएंगे? कभी सोचे? पूरा देश कारगिल युद्ध की रजत जयंती मना रहा है। 26 जुलाई 1999 को भारत के वीर जवानों ने कारगिल में पाकिस्तान पर शानदार विजय प्राप्त की थी। ये दिन लेह के लोगों के लिए बहुत खास है, इसीलिए लेह के लोग द्रास वॉर मेमोरियल पर कारगिल विजय दिवस की रजत जयंती मनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। न्यूज 18 ने कारगिल युद्ध के दौरान सेना की मदद करने वाले लेह के अलग अलग स्वयंसेवकों से बात की, सुनिए। 1999 के दौरान लद्दाख की आम जनता की तरफ से भारतीय सेना को बहुत शानदार सहयोग मिला था। लद्दाख के विभिन्न गांवों के लोग सेना की मदद के लिए बारी बारी कारगिल गए थे। इनमें से कई लोग 15 दिन तक युद्ध के मैदान में सेना के जवानों की सेवा में लगे रहे। लद्दाख की महिलाओं के द्वारा भारतीय सेना के लिए बड़ी मात्रा में सूखी रोटी तैयार की गई थी। लद्दाख के लोगों ने सेना के लिए लद्दाख के अलग अलग गांवों से इकट्ठा किए गए सूखे मेवे भी भेजे थे। इस तरह लद्दाख के लोगों ने नैतिक ही नहीं, शारीरिक रूप से भी भारतीय सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया था। तत्कालीन भारत के रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस ने आम लोगों की तरफ से सेना को मिली मदद के लिए प्रशंसा भी की थी। पूर्व पार्षद लोब्जांग न्यांतक उस समय लद्दाख बौद्ध एसोसिएशन यूथ विंग के अध्यक्ष थे। इन्होंने कारगिल युद्ध के दौरान सेना की मदद के लिए स्वयंसेवकों को संगठित किया था। लोब्जांग न्यांतक याद करते हैं कि 1999 में मई का महीना था और एलबीए ने सेना की मदद करने का फैसला किया। में मई महीना था जी। तो उस समय लेह में कोई ऐसा सुना था कि कारगिल वार हो रहा है, वहाँ बहुत कठिनाई है, सभी को बहुत डर सा लग रहा है। तो हम लोग क्या करेगा सोच के फिर लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन ने जो संपेल था एक प्रेसिडेंट, तो उन्होंने सब मिल के थोड़ा मीटिंग किया। तो जंग के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो लद्दाख के लिए ले डिस्ट्रिक्ट वाले क्या कर सकते हैं उनके आदमी लोग। तो उन्होंने सोचा कि सबसे पहले हम यहाँ पे दलाई लामा जी था फिर इधर, तो दलाई लामा जी के उधर जाके हमने प्रसाद का जो प्रसाद लिया था, तो वो प्रसाद हमने लेके पूरा धरती गरकोन दा बेमा वहाँ बटालिक तक गया हम। बीमा निवासी नोर्जोम डोलमा ने सूखे मेवे और ब्रेड और अन्य सामान इकट्ठा कर सेना की मदद की थी। उन्होंने कहा कि उनकी जमीन युद्ध क्षेत्र नेप थी। उन्होंने अपने खेत का उपयोग सेना और नागरिकों के लिए तंबू लगाने के लिए किया था। नोर्जोम डोलमा के अनुसार पाक गोलीबारी में उनके गांव के 2 लोग भी मारे गए थे। थोड़ा ज्यादा मदद तो क्या करूं बेटा, मैं ये वाला ड्राई फ्रूट दिया, अभी कर दिया, ये सब सारे दे दिया। इतना हो गया तो तकलीफ जी होता, तकलीफ हो गया, बहुत तकलीफ हो गया। बम को छर पाया बम बहुत नहीं 2-3 मार गया। अच्छा, आपकी गांव वाला? मेरे गांव वाला। अच्छा अच्छा जी बेटा, तो ये रोटी बांध के दिया, रोटी दे दिया, जो जी ये ड्राई फ्रूट दिया, ये सत्तू दिया। कुछ क्या हो गया था, ये बम वक्त में ये बैठो बात बैठो, मैं बता क्या बात है। तो आपके गांव वाले ने पूरा मदद किया? मदद सबको मदद किया। गांव तिया के रहने वाले टासी सेरिंग ने कहा कि उस समय वो दिल्ली में थे। जब उन्हें युद्ध की खबर मिली तो वो फौरन दिल्ली से लेह वापस आ गए। फिर उन्होंने सेना की जिस तरह भी मदद हो सकती थी
मदद की थी। टीवी में देखा जी, लद्दाख में पाकिस्तान का घुसपैठ हो गया करके, तो मन में बहुत दुखी भी हुआ। और जब मैंने ट्रेनिंग करते समय मेरा बिल्कुल टारगेट एकदम अच्छा था, मैं गुड शूटर में से एक था, तो मैंने सोचा अगर मैं जाएगा तो दुश्मन को फेर करने का मौका मिल जाएगा, सोच के मेरे मन में ऐसे एक जोश आएगा। जी जी। तो आने के बाद में BHM साहब को मैंने बता दिया मैं कल लद्दाख जाना है, तो मेरे को किसी भी सूरत में आप भेज दीजिए। तो BHM साहब ने भी हमको नेक्स्ट डे फ्लाइट में हमको भेज दिया लेह में। तो एक दिन बैठा था इधर क्लेमेटाइज करने के लिए बैठा था। दूसरे तीसरे दिन में हमने नाम दर्ज करने के लिए गया था ये आर्मी में पोर्टर के लिए। तो मेरे मन में था मैं बिल्कुल सीमा में जा करके मेरा फेयरिंग भी अच्छा था, मेरा टारगेट भी अच्छा था, मैं फेयर करेगा सोच के गया था, लेकिन फेयर करने का मौका नहीं मिला। मगर मैंने बहुत कम किया उसमें। फियांग गांव के निवासी फुंगचुक अंगचोक कारगिल युद्ध के दौरान सेना के लिए गोला बारूद लाने और ले जाने का काम कर रहे थे। फुंगसुक के पैर में छर्रे लग गए। फुंगसुक अंगचोक ने बताया कि वो कैसे दुश्मनों की गोलीबारी से बचने के लिए चट्टानों के पीछे सोते थे। 99 में मैं गवर्नमेंट जॉब करता था PDD डिपार्टमेंट में। तो मैंने कैजुअल लीव लेके LB के थ्रू हमने 99 में पार्टिसिपेट किया सर। जी जी। क्या क्या काम किया आप लोगों ने? हमने सुना आर्मी को राशन भी पहुंचाया था। हमने बेस कैंप से याल दौर तक जैसे एमुनेशन, राशन, क्लोथिंग, फूड सब हमने उधर आर्मी को सप्लाई किया सर। जी जी। तो सर हमने सुना है कि आपको उस समय चोट भी लगा, जो बम का शेलिंग भी लगा था। जी जी, मेरा लेग में थोड़ा स्प्लिंटर बोलते सर, वो शेल मेरे को लगा। उसके बाद कैजुअलिटी बहुत हुआ सर उधर। अच्छा अच्छा। 2-3 आर्मी जवान भी शहीद हो गए। तकमाची गांव के ताशी के अनुसार उन्होंने भी भारतीय सेना की मदद की थी। हाँ, मेरे साथ इस वक्त तकमाची से टाशी जी है। टाशी जी के गांव वाले भी जो करगिल वार में आर्मी को मदद पहुंचाया। सर हमने सुना है आप लोग भी वहाँ पर मदद के लिए गया था। जी हाँ, हमारे सारे गांव वाले, तकमाची की गांव वाले भी गया, हम लोग खुद भी गया था वहाँ पे, दा में, हानू में, वहाँ हर एक जगह पे हम लोग पहुँचाए पोर्टर के तौर पे। किस तरह से मदद किया आप लोग? क्या खाना राशन पहुंचाया था या पोर्टर के तौर पे काम किया? हम लोग पोर्टर के तौर पे काम किए जी। वहाँ पे राशन भी पहुंचाया, वेपन वगैरह ये सारे हम लोग वहीं पे पहुंचाया जी बॉर्डर पे। जी जी। तो आपकी गांव वाले पूरे गया था बोले? हाँ जी, हमारे बारी बारी लगा के पूरे गाँव वाले गया जी। कांवड़ रूट पर दुकानों, ढाबों, ठेलों और होटलों में नेम प्लेट लगाने के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। और इससे पहले इस केस में यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब भी दे दिया है। यूपी सरकार ने अपने जवाब में कहा है कि उन्हें कांवड़ियों की ओर से कुछ शिकायतें मिल रही थी, जिसमें यह दावा किया जा रहा था कि कांवड़ रूट पर पड़ने वाले कई ढाबे और होटलों के नाम भ्रम पैदा कर रही हैं, जिसे दूर करने के लिए और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए नेम प्लेट लगाने की कार्रवाई शुरू की गई। यूपी सरकार ने अपने जवाब में कहा कि किसी भी दुकानदारी पर रोक नहीं लगाई गई है, सिर्फ कांवड़ रूट पर नॉनवेज बेचने पर प्रतिबंध है। बाकी लोग अपना व्यापार करने के लिए पूरी तरह आजाद हैं। सरकार का कहना है कि ढाबों और दुकानदारों की पहचान के बोर्ड सिर्फ इसलिए लगवाए जा रहे हैं ताकि कांवड़ियों में कोई भ्रम ना हो, जिससे कोई हंगामा ना हो। दरअसल कांवड़ रूट पर कई ऐसे ढाबे हैं जिनके नाम हिंदू देवी देवताओं के नाम पर है, लेकिन उन्हें चलाते मुसलमान हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस कार्यक्रमों में शामिल होने को लेकर हटाए गए बैन पर टिप्पणी की है और हाईकोर्ट ने कहा है कि यह भूल सुधार 5 दशक पहले ही हो जाना चाहिए था। इसके अलावा हाईकोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि इस तरह के बैन सबूतों के आधार पर होने चाहिए, नहीं तो इसे असंवैधानिक करार दिया जाएगा। आपको बता दें कि आरएसएस कार्यक्रमों में सरकारी कर्मचारियों के शामिल होने पर पहला बैन 1966 में कांग्रेस सरकार में लगाया गया था। इसके करीब 60 साल बाद नरेंद्र मोदी सरकार ने इंदिरा गांधी के शासनकाल में लगाए बैन को हटा दिया। इसी पर हाईकोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सरीखे
विश्व प्रसिद्ध संगठन को सरकारी कर्मचारियों के लिए प्रतिबंधित संगठनों की सूची में गलत तरह से शामिल किया गया था। और बड़ी खबर आ रही है यूपी के सुल्तानपुर से, जहां मानहानि केस में राहुल गांधी कोर्ट में एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुए हैं और जहां राहुल ने अपने बयान दर्ज कराए हैं। राहुल गांधी ने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया है, साथ ही कहा कि उन्हें राजनीतिक कारणों से फंसाया गया है। मामला साल 2018 में कर्नाटक चुनाव के वक्त का है, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह को लेकर एक बयान दिया था, जिसके बाद सुल्तानपुर बीजेपी के जिलाध्यक्ष ने मानहानि का केस दर्ज कराया था। यूपी के मुजफ्फरनगर में पिछले 3 दिनों से लगातार कांवड़ियों के तांडव की तस्वीरें सामने आ रही हैं। एक बार फिर कुछ कांवड़ियों ने बवाल कर दिया है और इस बार गुस्साए कांवड़ियों ने एक पेट्रोल पंप को निशाना बनाया और मारपीट के साथ ही जमकर तोड़फोड़ भी की। देखिए रिपोर्ट। सावन शुरू होते ही बड़ी संख्या में कांवड़िये शिव मंदिरों में जलाभिषेक के लिए निकल पड़े हैं। इस दौरान यूपी के मुजफ्फरनगर से गुजर रहे कुछ कांवड़ियों की वहां के एक पेट्रोल पंप कर्मचारियों से बहस हो गई और देखते ही देखते ये बहस बवाल में तब्दील हो गई, जिसके बाद उन कांवड़ियों ने उस पेट्रोल पंप के न केवल कर्मचारियों को पीटा बल्कि पेट्रोल पंप में तोड़फोड़ भी कर दी। हाथों में डंडे लेकर कांवड़ियों ने कमरे के शीशे तोड़ दिए, वहाँ रखा सारा सामान फेंक दिया। कांवड़ियों द्वारा एक आम खा करके गुठली फेंका जा रहा था, जिसपे वहाँ के एक कर्मचारी ने मना किया और उस मना करने में उनके बीच बहस शुरू हो गई और वो फिर मारपीट में तब्दील हो गई। बताया गया कि जल लेकर जा रहे कुछ कांवड़िये उस पेट्रोल पंप पर रुके थे और इसी दौरान उन्होंने वहां खाना खाकर गंदगी फैला दी, जिसके लिए उस पेट्रोल पंप के कर्मचारियों ने कांवड़ियों को टोक दिया। बस इसी बात पर कांवड़ियों ने पेट्रोल पंप कर्मचारियों से बहस शुरू कर दी और उसके बाद उन कांवड़ियों ने उस पेट्रोल पंप को अखाड़ा बना दिया। बड़ी खबर यह है कि दिल्ली में नीति आयोग की बैठक में ममता बनर्जी के शामिल होने पर सस्पेंस बरकरार है। ममता बनर्जी को पहले गुरुवार को शाम 5:30 बजे दिल्ली आना था, लेकिन उन्होंने अपना कार्यक्रम रद्द कर दिया। दूसरी तरफ केंद्र सरकार पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए इंडिया ब्लॉक पहले ही बैठक के बहिष्कार का ऐलान कर चुका है। हालांकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इस बैठक में शामिल होना था, लेकिन ऐन वक्त पर ममता ने दिल्ली दौरा रद्द कर दिया है। ऐसे में बैठक में उनके शामिल होने पर सस्पेंस बरकरार है। बड़ी बात यह है कि 27 जुलाई को होने वाली बैठक में कांग्रेस शासित कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना के सीएम शामिल नहीं होंगे। इसके अलावा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी इस बैठक में शामिल नहीं रहेंगे। तो ममता बनर्जी के नीति आयोग की बैठक में शामिल होने पर सस्पेंस बना हुआ है। हालांकि पूरी कांग्रेस पार्टी ये दावा कर रही है कि ममता बनर्जी बैठक में नहीं शामिल होंगी, लेकिन अभी तक ममता बनर्जी की तरफ से यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि वो बैठक में आएंगी या नहीं। I think that Mamata ji will also will not attend. That's what my opinion is. कौन साथी क्या करने वाला है ये भविष्य के गर्भ में उनकी मर्जी है। हम केवल ये जानते हैं कि प्रांतों के साथ जो भेदभाव हो रहा है उसको लेकर सारा समूचा विपक्ष इकट्ठा है। हमें ना कोई बांट पाया है ना बांट पाया। मनाने का प्रश्न ही नहीं। आपने सदन के अंदर उनकी पार्टी का रवैया देखा, वो हम सबके साथ चट्टान की तरह खड़े हैं, क्योंकि ये सवाल कांग्रेस बनाम टीएमसी या कोई और पार्टी नहीं जो मीडिया साबित करना चाहता है, ये तानाशाही सरकार बनाम जनता का सवाल है। देखिए 27 तारीख कौन जाता है कौन नहीं जाता है या सबके सामने आ गया। नीतिगत विरोध, लोकतांत्रिक ढंग से विरोध, शांतिपूर्वक विरोध हर स्तर पर। जब आपने बजट में प्रोविजन नहीं किया तो नीति बना के क्या करेंगे। लेकिन ममता बनर्जी को क्यों नहीं मना पाते आप लोग? हमेशा वो अलग रास्ता ले लेते हैं। देखिए मैंने फिर आपसे 27 तारीख बीत जाए तब आपको लगभग आधे हिंदुस्तान पर सैलाब का कब्जा हो चुका है। उत्तराखंड से लेकर मध्य प्रदेश, बिहार, यूपी से लेकर गुजरात, महाराष्ट्र, देश के कई राज्यों में आउट ऑफ कंट्रोल बरसात लोगों के जी का जंजाल बन गई है। बारिश के कारण बाढ़ आ गई है, पहाड़ खिसक रहे हैं, नदी के किनारे टूट रहे हैं और इस वजह से कई लोगों की जान तक जा चुकी है। पुणे के पास महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवड़ गांव में बारिश की वजह से खतरनाक हालात पैदा हो गए। वहां से कार के सैलाब में बहने के रोंगटे खड़े कर देने वाली ये तस्वीर आपके सामने है।
डरावनी बात यह रही कि कार के अंदर ड्राइवर मौजूद था। वो कार के साथ गहरे पानी में बहता जा रहा था। राहत की बात रही कि आसपास मौजूद लोगों ने उसे बचा लिया। कुछ लोगों ने पानी में उतरकर उस शख्स को कार से बाहर निकालकर, मगर इतनी देर तक कार के अंदर फंसे रहने से वो बेसुध हुआ और बचाव कर्मियों को उसे घसीट कर ले जाना पड़ा। महाराष्ट्र के पुणे जिले में लगातार बारिश की वजह से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, भयानक तस्वीरें हैं। और अब ये एक संदेश भी आप लोगों के लिए है कि इस समय जब आउट ऑफ कंट्रोल बरसात हो रही है तो पहाड़ों में या फिर इस तरीके से उफनाते नाले को क्रॉस मत करिए। आप समझ सकते हैं गाड़ी के अंदर ड्राइवर मौजूद है और बरसात का ये पानी है, गाड़ी को अपने साथ बाहर ले जा रहा है। हालांकि वहां पर कुछ बचाव कर्मी मौजूद थे जिन्होंने समय रहते ड्राइवर को बाहर निकाल दिया। ड्राइवर बेसुध हालत में था, होश में नहीं था, लेकिन घसीटते हुए वो बाहर ले गए तो ड्राइवर की जान बच गई। अन्यथा इसमें जान जाने के भी बहुत ज्यादा चांसेस हैं क्योंकि दरवाजा खुल नहीं पा रहा है। महाराष्ट्र के कई जिलों में पिछले कई घंटे से लगातार बारिश हो रही है और जिसकी वजह से मुंबई समेत कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। मौसम विभाग आज भी मुंबई, ठाणे समेत 4 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी करते हुए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। साथ ही मुंबई पुलिस ने भी लोगों से घर में रहने की अपील की है। भारी बारिश की वजह से महाराष्ट्र में ट्रेनें और हवाई सेवाएं बुरी तरह से प्रभावित भी हुई हैं। बात गुजरात की कर लेते हैं, जहां पर लगातार हो रही बारिश से लोगों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अहमदाबाद में कुछ घंटों की बारिश ने सड़कों को तालाब में बदल दिया। सामने आई तस्वीरों में अहमदाबाद की सड़कें पानी से लबालब दिखाई दी और लोग इसी जलभराव के बीच से गुजरते दिखाई दिए। अहमदाबाद के कई इलाकों में तो इतना पानी भर गया कि लोगों को गाड़ी ही बंद हो गई है और लोग गाड़ियों में धक्का लगाकर उन्हें जलभराव से बाहर ले जाने की कोशिश करते हुए दिखाई दिए हैं। देश की राजधानी दिल्ली के भी हाल कुछ ऐसे ही है। महज कुछ घंटे में ही बारिश ने दिल्ली को पानी पानी कर दिया है। चाणक्यपुरी जैसा दिल्ली का वीवीआईपी इलाका भी तालाब बन गया है। अमेरिकी दूतावास के पास पानी भर जाने से ट्रैफिक का दम निकल गया। ब्रिटिश और ऑस्ट्रेलिया हवाई हाई कमीशन के सामने तो इतना पानी भर गया कि गाड़ियां खराब हो गई। सिर्फ मोटरसाइकिल और कार ही नहीं, बसों तक के पहिए जैम हो गए। ये दिल्ली की पौष इलाके के हाल हैं और उस इलाके का हाल जहां राजदूत रहते हैं, जहां विदेशी मेहमानों के दौरे होते हैं। देखिए आप जरा तस्वीर, ये तस्वीरें हैं चाणक्यपुरी दिल्ली की। वीवीआईपी इलाका है, लेकिन आप देखिए किस तरीके से ये वीवीआईपी इलाका पानी में डूब गया है क्योंकि पानी निकासी की कोई इंतजाम नहीं है। रुद्रप्रयाग के महाबलेश्वर धाम में करीब 50 तीर्थयात्री समेत स्थानीय व्यापारी फंसे हैं। दरअसल तेज बारिश के चलते मोरखंडा नदी पर बना अस्थायी पुल नदी में समा गया, जिसके बाद फंसे लोगों के रेस्क्यू के लिए हेलीकॉप्टर की मांग की गई है। रुद्रप्रयाग डीएम ने 2 हेलीकॉप्टर लगाने के आदेश भी दिए हैं। पिछले साल मोरखंडा नदी में 70 के दशक में बना लोहे का पुल मोरखंडा नदी की तेज धाराओं में समा गया था। प्रशासन द्वारा महाबलेश्वर धाम में फंसे 500 से अधिक तीर्थयात्रियों का हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू कर रांसी गांव पहुंचाया गया था, जिसके बाद पीडब्ल्यूडी ने मोरखंडा नदी पर लकड़ी का अस्थायी पुल बनाकर आवाजाही शुरू कराई थी। लेकिन आज फिर दोबारा मोरखंडा नदी के जलस्तर में भारी बढ़ोतरी होने से ये पुल भी ध्वस्त हो गया। यमुनोत्री धाम क्षेत्र में भारी बारिश के कारण यमुना नदी अपने उफान पर नजर आई है, जिसकी डरावनी तस्वीरें भी सामने आई है। स्थानीय लोगों द्वारा बताया जा रहा बादल फटने के कारण यह हालात बने हैं और नदी अपने साथ भारी मलबा लेकर आई है, जो यमुनोत्री धाम की तरफ साइड लग गया है, जिससे मंदिर को भले ही कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन धाम के किनारे काफी नुकसान हुआ है। जानकी चट्टी में पार्किंग में पानी घुसने पर लोगों ने भागकर अपनी जान भी बचाई है। चलिए देश दुनिया में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आगे